नमस्कार। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं अपने शानी लखनऊ एपिसोड में लखनऊ की जानी मानी शख्सियत, कवयित्री, राजनीतिक, समाज सेविका और न जाने कितनी कितनी प्रतिभाओं को समेटे हुए अपने आप में एक व्यक्तित्व, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जी। आपके सरल व्यक्तित्व और आपके कृतित्व के बारे में आइए हम उनके जीवन यात्रा के बारे में उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन में जो पारिवारिक परिवेश रहा तो वो किस तरह का रहा, किससे आप प्रेरित हुई जो आप राजनीति और लेखन दोनों क्षेत्र में आपने इतना अच्छा अपना योगदान दिया और आज भी करती आ रही हैं आप? हाँ, मैं आज भी करती आ रही, बात सही कह रही है। और मेरा जन्म बहुत हुआ था यार, लखनऊ में ही हुआ था हमारा। और ये बहुत शुरू में एक बात ये है कि वहाँ रावी नदी के किनारे जी, लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का खुला अधिवेशन हुआ। जी, तो मेरी बुआ जी और मेरी चाची जी वो सब जाने को तैयार हो रही थी। तो मैं रोने लगी, मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। तो मैं उनको 24 रुपये का टिकट था, मेरा 12.5 रुपये का। तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैं उनके साथ हो ली जी। फिर वहाँ जाके देखा कि एक बड़ा ऊंचा मचान था, इतना बड़ा मचान था। मचान में नेहरू जी अपनी स्पीच दे रहे थे जी। और जो वो थे उनके साथ महात्मा गांधी चरखा काट रहे थे, उनका मौन दिवस था। अच्छा, इतने में ही उन्होंने कहा कि मैंने वायसराय से कह दिया है कि मुझे एक कंप्लीट स्वाधीनता चाहिए, और मैंने उसमें अपने खून से दस्तखत किए हैं। ये थे। अरे बहुत घबरा गई। अरे बाबी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमको भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये मेरे मन में भाव आया जी। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसा हुआ ये फिर ऐसा हुआ एक दिन बॉम्बे में खुला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ जी। उसमें था कि भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, उसकी याद भी करो या मरो। तो अब अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम भी मर जाए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ठीक है, हमने भी हमको भी बड़ा जोश आया था। तो उसमें इंदिरा जी भी साथ में थी, नेहरू जी भी थे, सब थे। तो इस तरह भर में जाग। तो आपने बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम को देखा और जिया उसको। आज भी जब आप बता रही हैं तो जितने जोश के साथ आप बता रही हैं, हमें भी जोश आ रहा है कि शायद काश हम भी उस समय होते तो हम लोग भी ये देख पाते। आज आपकी बातों से, आपकी नज़रों से हमें उसके सचित्र चित्रण मिल रहा है। दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन के। इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं दीदी कि क्या आपके अनुभव रहे, कैसे शिक्षा आपके आगे की उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई आप, कैसे किया, क्या पारिवारिक परिवेश मिला आपको? मेरी फिर शादी हो गई जी। शादी हो गई, क्या कहते, मेरी जो सास थी उनको बहुत क्या कहते हैं, वो हार्ट अटैक हुआ, उनका होने वाला था। उन्होंने जल्दी से कहा कि इसकी शादी कर दूँ। तो मेरी सास ने मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया है, बहुत अच्छा व्यवहार किया। तो उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ
कि मेरी जो बहू है जी। वो पढ़ लिख के MA करे, जी। तो मैंने उसमें MA की, MA इन संस्कृत और MA इन इंग्लिश। जी। इंग्लिश में किया, जी। इंग्लिश में किया। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारा तो इसके बाद दीदी जब आपने एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, तो हर लड़की के लिए होता है क्या है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद उसका एक तरह से दूसरा जन्म होता है। जी हाँ, आप तो सही कहते हैं, जी, बिल्कुल सही कहते हैं जी। तो उस शादी के बाद आपने अपने इस रुचि को कैसे बरकरार रखा? कैसे कि लेखन कार्य भी करती रहीं और राजनीति में भी सक्रिय रहीं और साथ में समाज सेवा भी करती रहीं। कैसे इन सारी चीज़ों को आपने कैसे किया? मेरी सास इसमें हमारा साथ दिया। मेरी सास ने कि मैं चाहती हूँ कि इसने अभी तो कर चुकी हूँ, ये इसको वो और आगे पढ़ाए, आगे की शिक्षा का डबल MA करें। और ये बहुत हमको घर से बहुत साथ हमारा मिला, हमारी सास से किया जी। ये करा है। आपने लेखन का कार्य कब से आरंभ किया? किस अवस्था से शुरू किया? 14 से, जब 14 बरस के थे लिखते जाते थे और फिर इधर रखा उधर रखा। फिर मुझे कहा, मेरी बहन ने कहा कि तुम ऐसे मत करो, तुम एक कॉपी ले लो, उसमें तुम लिखो जी, ताकि तुम लिखती रहो, फिर उसको ठीक ठाक करती रहो ये। और इसमें लेखन में आपकी प्रेरणा कौन रही? आपकी बहन रही, सासू माँ रही या और कोई रहा? लेखन में मेरी जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी। हमें बता नहीं सकते कि कैसे उनके दर्शन हुए। ऐसे दर्शन हुए जैसे वो यहाँ सामने बैठे हैं, ऐसे दर्शन हुए। तो हमको बड़ी उससे प्रेरणा मिली, बहुत प्रेरणा मिली कि हम अपने देश को जब तक हम आज़ाद नहीं करेंगे, हमारा कोई काम नहीं हो सकेगा। और रविशंकर जी जो थे वो हमको समझता है, वो भी हमको हमारे गुरु थे, हमको बहुत कुछ उन्होंने सीखा, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो हमने एक नाटक किया था साम्रपाली, उसको उन्होंने संगीतबद्ध किया था, गीत संगीत नाटिका गीत संगीत उसका नाम दिया था जो हमारा। तो उससे मुझे बड़ी प्रेरणा इससे मिली कि हमको अपने देश की सेवा करनी है। जी, आपके इतने जीवन के इतने सुखद अनुभव, इतने महान महान विभूतियों से आपका मिलना रहा और आपसे मिलके मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर एक प्रेरणा जाग रही है और एक ऊर्जा महसूस कर रही हूँ कि आज इस अवस्था में भी 99 वर्ष की अवस्था में भी आप इतने प्रेम से मुझे बता रही हैं अपने अनुभवों को और इतने मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, आपके पास बैठ के एक नई प्रेरणा के साथ मैं कुछ आगे कर पाऊँगी आपसे मिलने के बाद। दीदी आपसे अब जानना चाहेंगे कि आप होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और बहुत सारे पदों पे आपने मंत्री के रूप में कार्य किया, उन दिनों के अनुभव अपने कुछ बताइए। बहुत सारे अनुभव होते हैं, क्या कुछ खास रहा जब आप जिस समय आप आई इसमें आप मिनिस्टर बनी, तो उसमें कुछ खास अनुभव अपने साझा करिए। जी, ये मैंने समझा कि हमारा कर्तव्य है कि हम जो काम हमको दिया गया है हमको बिल्कुल ठीक से करना है और ना किसी से रिश्वत लेनी है, ना किसी से पूछना है, बस मुझे काम अपना करना है
कि ठीक तरह से हो। तो 24 गिरोह जो थे डकैतों के, वो उसको मैंने एसपी को एसएसपी बना दिया। अरे वो सब दौड़ पड़े, जो 10 साल नहीं होते थे तो वो सब दौड़ पड़े। तो क्या कहते कि वो फिर क्या कहते, जने कहाँ गए वो सारे डकैत लोग, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं, पता नहीं। चंबल घाटी बिल्कुल मंदिर जैसे हो गई, चंबल घाटी मंदिर जैसे हो गई। चंबल घाटी मंदिर जैसी हो गई, क्या बात है। तो एक सशक्त शासक के रूप में आप उभर के आई, ये भी आपका एक रूप रहा। तो दीदी आप आपसे पूछना चाहेंगे दी कि आपने एक मतलब इतनी विद्वान, आपका सौभाग्य रहा कि इतनी विद्वान माता, और कैसे आपके बचपन में जो क्या शिक्षा माँ की रही, कैसे रही, कि क्या उन्होंने आपको क्या प्रेरणा दी, कैसे मेरी माँ ने तो मुझे हर पग पर मुझे प्रेरित किया है, उत्साहित किया है, मुझे मेरा साहस वर्धन किया है। यहाँ तक कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरा एग्ज़ाम जब हो रहा था, मैं छोटी सी थी, स्कूल में पढ़ती थी जी। तो गर्मियों का मौसम था, ऊपर छत पे हम लोग बाहर सो रहे थे, और ये जब तक मैं पढ़ती थी ये जगती रहती थी। अच्छा। हाँ, कि अगर ये सो जाएगी तो मैंने कहा था मम्मी अगर सो जाऊँ मुझे जगा देना, तो ये सोती नहीं थी। और फिर जैसे मेरी नींद आ गई, मैंने पढ़ लिया, मैं नींद आ गई, सो गई, और कुछ पानी जैसे बरसना शुरू हुआ तो इन्होंने, मेरी एक मेड थी, उसने मुझे उठाने लगी तो उनका मत उठाओ मत उठाओ, कि चलो तुम, हम इनकी खटिया उठा करके अंदर ले जाते। अच्छा, पूरी चारपाई से आपको अंदर कर दिया? चारपाई क्या, वो बेड था और मतलब भारी होता है। ये जब उठाने लगी तो मुझे होश आया, कहा नहीं मम्मी रुक जाओ, तुम क्यों उठा रही हो इतनी भारी चीज़, मतलब तुम उठाओ नहीं, हम इनको उठा के अंदर ले जाएंगे, अभी सोई है इतना। और मतलब कोई भी अगर मान लीजिए, जैसे मैं स्कूल में कभी ऐसा होता है कि जैसे कि फ़िज़िक्स का या कोई मैथ्स का कोई टीचर नहीं समझ में आ रहा है कुछ है, तो हमेशा मेरे लिए फ़ौरन ट्यूटर लगा देती थी, जो भी सब्जेक्ट वीक हो ट्यूटर लग जाता था। और मुझे आगे भी इन्होंने बड़ा प्रेरित किया कि बस तुम फ़िज़िक्स में MSc कर लो और घर का कोई चिंता मत करो, वो सब मैं देखूँगी, तुम्हें कुछ नहीं करना है। फिर इनको पता चला कि, देखा जब इन्होंने कि मुझे गाने का भी बहुत टैलेंट है, आवाज़ अच्छी है, तो पता नहीं कहाँ से इतने अच्छे अशफाक हुसैन खान रामपुर घराने के, उनको मम्मी ने ढूंढ ढांढ के ले आई कि इनको गाना सिखाइए जी। और गाना आप जानती हैं कि शास्त्रीय संगीत शुरू में बड़ा बोरिंग होता है ना, वो कहते हैं कि आप तो खुद ही संगीतज्ञ हैं, कि शुरू में मेरे खान साहब कहते थे बस कुछ नहीं, सारे गमा पदा नहीं सा सानी दा पा, बस यही करो आरो या। हम बोर हो जाते थे, छोटे तो थे ही रो करते करते। हमने कहा कुछ मतलब भजन गीत हमको सिखाइए, तो उनका पहले आवाज़ तो थम जाए, और फिर हम बोर होके छोड़ देते थे। तो ये छोड़ देते थे कि अब हम नहीं गाएंगे, तो ये तान पूरा उठा लेती थी जी, कि नहीं हम, कि मतलब मास्टर लगे रहें, ऐसा ना हो कि छोड़ दे हमको। और कहती थी कुछ नहीं, अब ये इनका हमको सिखाइए। अब ये गाना गाती थी तो उनको ये था कि मेरे कानों में वो गाना पड़ेगा और वो उससे भी ईयर मेमोरी से कुछ आएगा। और फिर मुझे जोश आता था, फिर मैं संगीत सीखने लगती थी। फिर कई एग्ज़ाम हुए, फिर छोड़ दिया, फिर इन्होंने उसको पकड़ लिया, फिर छुट्टियाँ हुई, फिर मैंने ले लिया। तो इस तरीके से उन्होंने मास्टर जी को मतलब घर में आते रहे, ताकि वो संगीत की धुनी मेरे कानों में जाती रहे, और जब वो गला हो जाए, चलने लगा गला, तब मुझे इंटरेस्ट आया, तब उन्होंने ठुमरी सिखाई, दादरा सिखाया। फिर हमको ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन ये पकड़ के ले गई, चलो तुम्हें ऑडिशन देना है जी। और मैं सेलेक्ट हो गई, 10 साल मैंने वहाँ गाया भी। तो मुझे हमेशा इन्होंने प्रोत्साहित किया है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि इन्होंने मुझसे हमेशा एक बात हमको बड़ी अच्छी लगी जो इन्होंने कही कि बेटा उषा, तुम पहले दूसरे का काम करना, फिर अपना काम करना। दुनिया पहले अपना काम करती है, लेकिन नहीं, अगर कोई दुखी है अपना काम छोड़ दो, वो तो हो ही जाएगा,
दूसरे का जो दुख में उसका दुख दूर करो। एक ममतामयी माँ, एक बहुत, और पूजा की ओर प्रेरित किया। जी। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो पूजा है तुम्हारी। जी, भगवान को याद करो, तो मैं समझती बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी मुझको। धरोहर है, बिल्कुल बहुत बड़ी धरोहर है कि एक ममतामयी माँ के रूप में। और उसमें सबसे ज़्यादा तो बहुमुखी व्यक्तित्व जो है बख्शी दीदी और का ही निखर के आता है कि उसमें संगीत की तरफ भी प्रेरित किया और खुद आपको सिखाने के लिए खुद भी उससे जुड़ी खुद उठा लेती और थी खुद तानपुरा उठा के जुड़ना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप चले ना जाए। में। इतनी सब कामों के लिए साहित्य, संगीत, राजनीति, समाज सेवा, एक कुशल गृहिणी, एक कुशल माता, इतनी बहुमुखी प्रतिभा की धनी दीदी, आपने इतना सब कुछ कैसे एक साथ किया, उसके बारे में कुछ बताइए दीदी, अपने अनुभव कुछ हमें बताइए। इनको घर वालों से बहुत मुझे से प्रेरणा मिली, बहुत इनको वो मिला, इनकरेजमेंट मिला, प्रेरणा मिली। चाहे इसके लिए समय कैसे निकल पाता है, क्योंकि राजनीति में जो महिलाएं आगे बढ़ जाती हैं तो उसको भी आपको पूरा जस्टिस करना है। एक मूल्यवान पद पे भी आप रहीं, तो आपको देश की भी जिम्मेदारी थी, समाज की भी जिम्मेदारी, उसके साथ साथ आपने परिवार को कैसे संभाला? मेरे जो पिताजी थे, मुझे वो उत्साहित करते थे जी कि अपना देश के लिए हमको अपना काम करना है। और ये एक बार दीदी, ये हम जानना चाहेंगे, जो आज की युवा पीढ़ी है और आप लोगों का जो बचपन था उसमें और आज में कुछ अंतर आया है? हाँ जी, उनकी सोच में और क्या अंतर आया है? कुछ अंतर आया है। उनको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिला है, तो ये बात है जी। कि मुझको एटमॉस्फेयर मिला जी। हमारे अपने घर वालों से मिला। जी। तो इस बार ये इसलिए कुछ तो चेंज आया ही है। आप के बारे में इतनी सारी आपकी कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, कविता संग्रह और कितनी सारी पुस्तकें आपने लिखी, उनमें से सबसे दिल के करीब कौन सी पुस्तक रही? कुछ उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगी दीदी? मूर्ख बालक, वो इंटरनेट पे है उसका नाम जी। मूर्ख बालक। आप जितनी बार पढ़ेंगी उतनी बार हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं। ये मूर्ख बालक वो आपके दिल के सबसे करीब है। हाँ। उसके बारे में कुछ बताएंगी, उसमें किससे प्रेरित होकर आपने उसको लिखा? जब मूर्ख बालक को मैंने देखा, जी। उसको देखा है तो बड़े बिल्कुल मूर्ख है जी। फिर उसके क्या सब और जो उनके साथ और के चाचा वाचा थे, उनसे उनके संपर्क में वो कैसा बिहेव करता था। जी। और उसने फिर मंदबुद्धि बालक था, मंदबुद्धि बालक के विषय में। उसको सब मूर्ख कहते थे। जी। लेकिन उसने ध्यान दे दी अपनी कज़न के लिए। फिर ऐसा हुआ, एक बार हुआ ऐसा कि वो क्या कहते कि वो ट्रेन आ रही थी, मास्टर साहब का छोटे से घर में रहते थे। जी। तो वो वहाँ पे बालक वो एक उन्होंने वो देखा एक उसकी चचेरी बहन थी, छोटी सी, जी, 4 साल की। 4 साल की। वो पहुँच के रेल की उसमें, तो मूर्ख बालक चिड़िया के पीछे जाते जाते अच्छा पटरी पे बैठ गई। तो ये इसने क्या किया, उसको जो लड़के ने उसने उसको धक्का दिया, वो बाहर गिरी और वो उसके अंदर मिल के एक हो गया। दीदी, क्या आज की युवा पीढ़ी जो बहुत सारे साधन हो गए मनोरंजन के, तो उसके साथ साथ आप कैसे कुछ बताना चाहेंगी, युवा पीढ़ी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह से करे, जो साहित्य की तरफ उसका रुझान हो, क्या करे, कैसे आए, जो एक अच्छा नागरिक बनकर समाज से जुड़े? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। समाज को कुछ दे, उसको घसीटे, उसको दे
समाज को क्या कहते हैं उसको उसको क्या कहते हैं उसको ऊपर उठाए और उसको अच्छी अच्छी सेहत हो, उसके अच्छे लोगों से साथ हो। ऐसा इसलिए ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे लोगों उसके साथ 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 रहे, उनसे इसको सीखे। जी। और एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिसको बिल्कुल कुछ ना आए उसको भी एजुकेशन होना ज़रूरी है। जी। आज इस अवस्था में भी आज महिला सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण, सबसे सशक्त महिला की मिसाल हम कहेंगे दीदी को, कि जो उस समय से आज 99 वर्ष की अवस्था में भी उसी तरह निरंतर अपने कार्य को आगे बढ़ा रही हैं और हम जैसे और आज के आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से आपका जीवन हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।